Hello friends, myself Neeraj Kumar Goyal, a company secretary based in New Delhi. The topic which I choose today to share my views with you people is the Company Fresh Start Scheme 2020. But before starting any discussion over this topic, I would like to say the views expressed here are my personal views only. They are not the views of my institute, that is the ICSI. Further, these views cannot be taken as a legal or professional consultancy. So I am directly coming over the scheme. जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने एक स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। इस स्कीम के बारे में हमको वेबसाइट से हम सबको इसकी अवेयरनेस के बारे में पता है, बट एक जर्नल अवेयरनेस इसके माइंड में घूम रही है कि जो हमारी एनुअल फाइलिंग डिलेड है उसके लिए ये स्कीम है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बाकी फॉर्म भी जो हमें आरओसी में फाइल करने होते थे और जो किसी वजह से डिले रह जाते थे या आपको उसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको वो फॉर्म फाइल करने होते थे, और अगर वो फॉर्म आज भी डिलेड है तो उन फॉर्म्स का भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ एनुअल फाइलिंग के फॉर्म पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं उन सब एरियाज पे कंसंट्रेट करूंगा जो नॉर्मली हमारे से स्किप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जैसे फॉर्म है ADT3, ऑडिटर के रिज़ाइन का फॉर्म है। जब एक ऑडिटर रिज़ाइन करता था तो उसको अपनी इंटीमेशन कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करनी होती थी। तो अगर आपका ये फॉर्म रहता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इस फॉर्म को फाइल करने की। अगर आपका ये फॉर्म रहता है तो आप उस फॉर्म को आज फाइल कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। आपके बेन 2 जिसकी डेट अभी 31 मार्च की थी, और अगर आप कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसको फाइल नहीं कर पाए हैं तो स्टिल यू कैन फाइल दिस फॉर्म। एक खास एरिया है हमारा जो नॉर्मली अभी जो कोस्ट ऑडिट डिपार्टमेंट से हम लोगों को नोटिस भी आए थे कि आपने अपना कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फाइल नहीं किया है या आपने अपनी कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट फाइल नहीं की है पिछले सालों के, नॉट ओनली फॉर 2019 बट फॉर 2018, 2017, 16, वट एवर इज़ द ईयर। अगर आपने वो फॉर्म फाइल नहीं किया है जिस पे अब पेनल्टी बढ़ चुकी है, कोस्ट ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को आज स्कीम में फाइल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। CRA2 इज़ द फॉर्म for the intimation of appointment of cost auditor by the company to the central government। CRA2 आपको फाइल करना होता था, अगेन आपको CRA4 फाइल करना होता था कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था DPT3 जो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट थी, उसके हमें दो फॉर्म फाइल करने थे। एक आपका वन टाइम डिपॉजिट का वन टाइम रिटर्न थी और एक आपका एनुअल रिटर्न था। तो फ्रेंड्स, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हम काफ़ी कंपनियों से ऐसे कम अक्रॉस होते हैं जब उनकी एनुअल फाइलिंग करते हैं कि जिसमें DPT3 अभी तक उन्होंने फाइल नहीं किया है और जिसकी पेनल्टी बढ़ के 13 टाइम हो चुकी है। आज जब हम उनको इन्फॉर्म करते थे तो वो कहते थे कि हाँ हाँ यार ये रह गया, ये इस तरीके से रह गया। वट एवर इज़ द सिचुएशन फ्रेंड, यू कैन फाइल योर DPT3 नाउ। आप इसको इस स्कीम में फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और छोटा सा एरिया है हमारा कि जिसको हम कई बार स्किप कर जाते थे, वो एरिया है आपका जो फॉरेन कंपनीज के यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं और जो फॉरेन कंपनीज को अपनी रिटर्नें फाइल करनी होती थी। तो उसके बारे में, क्योंकि देर आर ओनली वेरी फ्यू प्रोफेशनल जो इस तरीके का पर्टिकुलर इस सेगमेंट का कंपनी लॉ में काम करते थे, उनके लिए भी एक बेनिफिट है। आप देखेंगे काफ़ी सारी ऐसी फॉरेन कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियों के ब्रांच ऑफिस हैं जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया हुआ और दूसरा डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया हुआ। मींस आई वांट टू से कि जिन्होंने एनुअल अकाउंट फाइल किए हुए हैं और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल की हुई, तो उनकी भी लेट फी बढ़ के काफ़ी हो चुकी थी और अब इस स्कीम में उनको बेनिफिट मिल सकता है। स्कीम का बेसिकली बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ नॉर्मल फ़ी पे करनी है। लेट अस से आपकी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल फ़ी का चलान 500 का निकलता है, तो आपको सिर्फ 500 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। आपको उस पर लगने वाली एडिशनल फ़ी पे नहीं करनी। तो कौन कौन से फॉर्म थे वो फॉरेन कंपनी के? आपका FC1, FC2, FC3, FC4। तो मेरे हिसाब से FC1 का फॉर्म जो था वो काफ़ी कंपनियों ने अपना फाइल किया हुआ था। एक FC2 फॉर्म था, अगर आपको रिटर्न ऑफ ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की ऑल्ट्रेशन फाइल करनी थी तो वो काफ़ी कंपनियों के अभी भी मेरे अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट पेंडिंग होंगे। FC3 अगर आपका एनुअल अकाउंट और उसमें खास जाता था
लिस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर एक फॉरेन कंपनी का जितने भी इंडिया में ऑफिसेज हैं उन सब की लिस्ट बकायदा साइन होके जाती थी। FC4 एनुअल रिटर्न बाय अ फॉरेन कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने आप को सिर्फ एक माइंडसेट में मत कैप्चर कीजिए कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ पेंडिंग एनुअल फाइलिंग के लिए है। जैसे कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस स्कीम को, वो जो पहले कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीमें आती थी वो सिर्फ एनुअल फाइलिंग के लिए होती थी कि आपको जो एनुअल फाइलिंग है, जितना मेरे को याद आ रहा है अभी, कि वो एनुअल फाइलिंग जो पेंडिंग है आप उसमें उसका बेनिफिट ले सकते थे। तो जितना मेरे को याद है कि आप उसमें ये सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले सकते थे कि अगर आपका कोई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर रिजाइन, आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का भी फॉर्म आपका अभी तक पेंडिंग है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बट इस बार जो मिनिस्ट्री ने स्कीम निकाली है दैट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू एनुअल फाइलिंग ओनली। वो काफ़ी सारा एक वाइडर एरिया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द फॉर्म्स वो कैप्चर कर रही है। आल्दो हम इस वीडियो के एंड में उन फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो फॉर्म जिन फॉर्म के लिए स्कीम के बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने दो मेन एरिया बताए हैं जो नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं। एक है आपका कॉस्ट ऑडिटर का एरिया, एक एरिया है आपका फॉरेन कंपनी का एरिया। तो फॉरेन कंपनी के एरिया में जो प्रोफेशनल्स फॉरेन कंपनीज से अटैच हैं वो डेफिनेटली अपनी फॉरेन कंपनीज का R&D करके देखें कि ROC की साइट पे उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल्ड हैं, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, एक लास्ट ईयर अगेन एक फॉर्म आया था कि एक्टिव कंपनी की आइडेंटिटी का फॉर्म, जिसको एक्टिव फॉर्म हम कहते हैं, और वो फॉर्म का एक पर्टिकुलर डेट था। उस डेट के बाद उस फॉर्म के ऊपर 10,000 रुपीज़ का एक पेनल्टी था, एक ROC का फीस था। काफ़ी कंपनियों ने अभी भी वो एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया, और अगर आप ROC की साइट पे जाके देखेंगे तो वो लिखा हुआ आ रहा है कि इनएक्टिव कंपनी एक्टिव फॉर्म इज़ नॉट फाइल्ड या कंपनी इनएक्टिव। तो आज आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं विद जीरो फी। आपके उसके ऊपर कोई भी ROC का चालान नहीं निकलेगा, आप इजीली आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, एक सबसे जो एक अच्छी बात है AOC 5 का फॉर्म किस लिए फाइल होता है? नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। लेट अस से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, बट कंपनी की फैक्ट्री चल रही है आपकी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं। आपको एज पर फॉर्म AOC 5 आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा जो दूसरा ऑफिस है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रखे हुए हैं, जहाँ पे आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, आपको उसकी इंटीमेशन कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी है। और ये फॉर्म STP मोड में नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, AOC 5 का फॉर्म आपका STP फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्म बकायदा ROC के पास जाता है, ROC के अंदर प्रोसेस होता है और ROC का कंसर्न्ड ऑफिसर इसको अप्रूव करता है। अप्रूव होने के बाद वो जो आपका फैक्ट्री प्लेस का या जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लेस का एड्रेस है वो बकायदा MCA की साइट के ऊपर फ्लैश होता है। तो अगर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कि दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है और गाजियाबाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं, तो आपके दो एड्रेस ROC की साइट पे आ जाएंगे। एक होगा आपका दिल्ली का एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस और एक आ जाएगा आपका गाजियाबाद का कि जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है। तो इस फॉर्म को फाइल करने का जो टाइम होता था वो 7 डेज का होता था। तो हम जब भी हम कोई कंपनी इस तरीके की डिस्कशन करती थी तो ये एक ऐसा फॉर्म था, हम उसको कहते थे कि नहीं सर, आप इसको विद इन 5 डेज या 6 डेज आप इसको फाइल कर दीजिए। इस फॉर्म को भी रिलैक्सेशन दी गई है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम में कि अगर किसी कंपनी का किसी पीरियड का इस तरीके का कोई फॉर्म पेंडिंग है तो आप इसका बेनिफिट इस स्कीम में ले सकते हैं। अगेन फ्रेंड, एक फॉर्म है DIR 11। DIR 11 एक ऐसा फॉर्म है जिसको अब मैंडेटरी नहीं रखा था, उन्होंने इसको ऑप्शनल कर दिया था। ये फॉर्म है क्या? अगर एक डायरेक्टर कंपनी से रिजाइन करता है तो उसको अपनी खुद एक इंटीमेशन कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनीज में आप चेक कर सकते हैं कि अगर DIR 12 फाइल हुआ है और उस डायरेक्टर का DIR 11 है या नहीं है, ये आपको बकायदा व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में विजिबल हो जाएगा कि किसी बंदे ने DIR 11 फाइल किया है या नहीं किया। तो अगर DIR 11 उस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने फाइल नहीं किया है तो यू कैन स्टिल अप्रोच दैट डायरेक्टर। अगर आप उस डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं तो आप उसको अप्रोच कीजिए, उसको बताइए कि सर आपका DIR 11 अभी भी फाइल नहीं हुआ है और आप इसको नॉर्मल फी से ROC में फाइल कर सकते हैं।
तो एक बात और डी आई आर 11 के बारे में, डी आई आर 11 जो फाइल होगा वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर से ही फाइल होगा, इसको कंपनी ने नहीं फाइल करना। तो आज काफ़ी ऐसे फॉर्म है जिसको कंपनी ने नहीं फाइल करना, जो उस कंसर्न पर्सन ने फाइल करना है। बेसिकली जो रिज़ाइन रिलेटेड फॉर्म है, जैसे कि ADT3 ऑडिटर के रिज़ाइन का फॉर्म है, वो कंपनी ने नहीं फाइल करना, वो पर्टिकुलर ऑडिटर ने अपना डिजिटल लगा के फाइल करना है। इसी तरीके से DIR 11 है, वो जो जा रहा है डायरेक्टर उसने अपना डिजिटल लगा के अपलोड करना है, कंपनी ने नहीं उसको अपलोड करना लीगली। मतलब आइदर हम प्रैक्टिस में तो देखते हैं कि कई बार हम ही बीइंग प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल फाइल करते हैं, बट जो इसका मोड है वो यही है कि उसको कंपनी के डिजिटल या कंपनी के डायरेक्टर नहीं उसको फाइल करेंगे, उसको वो पर्टिकुलर आउटगोइंग डायरेक्टर या आउटगोइंग ऑडिटर ही फाइल करेगा। फ्रेंड्स, एक इसमें और फॉर्म था जिसके लिए कई बार हम परेशान होते थे, INC 28 फ्रेंड। अभी पिछले दिनों जो कंपनियां स्ट्राइक ऑफ हुई थी उनके ऑर्डर हो गए थे, और वो ऑर्डर किसी वजह से हमने ROC के अंदर फिजिकल तो फाइल कर दिए थे, बट हम उनका फॉर्म INC 28 फाइल नहीं कर पाए। INC 28 फॉर्म होता क्या है कि अगर आपको कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, आपके किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं थोड़े से पीछे जाके, आपके रीजनल डायरेक्टर ऑफिस ने, आपके CLB ने, NCLT ने आपको कोई भी ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर आपको कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करना होता है। पहले हम इसको फिजिकल भी फाइल करते थे, फॉर्म के थ्रू भी फाइल करते थे। तो अभी ये जो कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ का मैटर चल रहा था, तो इसमें हम फिजिकल तो उसको फाइल कर देते थे, बट INC 28 हम उसका स्किप कर जाते थे। तो अगर आपने कोई भी कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ से एक्टिव कराई है तो आप INC 28 को आज फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के, आप इजीली उसको फाइल कर सकते हैं। एक फ्रेंड, एक और फॉर्म है MGT 14 रेजोल्यूशंस के लिए और एग्रीमेंट के लिए अंडर सेक्शन 117 हम इसको फाइल करते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से MGT 14 के ऊपर एक रूलिंग आ गई थी कि आप इसको विद इन 30 डेज़ ही आपको फाइल करना है। 30 डेज़ के बाद आप MGT 14 अगर फाइल करते हैं तो वो फॉर्म ROC से बाकायदा उसकी मेल आ जाती थी कि ये फॉर्म आपने लेट फाइल किया है और आपको ये जो डिले है कंडोन कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा कोई भी MGT 14 रहता है तो हम इस स्कीम का बेनिफिट लेके उसको फाइल कर सकते हैं। MGT 14 इज़ अ वेरी ईजी फॉर्म। आपको लेटेस्ट से आई एम गोइंग, मैं बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। अगर आपने अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल चेंज किया था, आपने अपना आर्टिकल चेंज किया था और आप किसी वजह से आपने आर्टिकल के चेंज का फॉर्म आप डिपार्टमेंट में फाइल नहीं कर पाए, तो आप इस स्कीम के थ्रू इसको फाइल कर सकते हैं, कहीं पे आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं है। फ्रेंड्स, एक सबसे खास बात है कि आपका जो LLP रिलेटेड फॉर्म है, LLP रिलेटेड फॉर्म, बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जो इस स्कीम में कवर हैं, बट मेनली दो फॉर्म थे हमारे जिसको हम फाइल करना होता था LLP के बारे में। एक फॉर्म 8 आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और एक फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न ऑफ द LLP। आज भी आप काफ़ी LLP को देखेंगे बिकॉज LLP वॉज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। आज भी आप काफ़ी LLP को देखेंगे तो उन्होंने पिछले अपने काफ़ी सालों से अपने डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए हुए हैं, और उसके ऊपर इनफैक्ट कंपनीज की एनुअल फाइलिंग पे तो 100 रुपीज़ की पेनल्टी अभी कुछ टाइम पहले आई है, जबकि LLP पे ये पेनल्टी डे 1 से है। जिस दिन LLP एक्ट आया था तो आप देखेंगे तो एक्ट का ही ये पार्ट था कि अगर आप फॉर्म 8 और फॉर्म 11 का डिले करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी, 50 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी, वट एवर वॉज द रेट, आपको पे करनी होगी। तो कई बार आज जब LLP का नोटिस कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जब आया कंपनियों को, तो हमने जब उसको कैलकुलेट करके देखा तो उन लोगों की पेनल्टियाँ 3-3, 3.5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए बैठी। तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास इस तरीके से इस स्कीम का बेनिफिट लेने की। आप इजीली इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और LLP के केस में भी अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का फॉर्म फाइल नहीं किया है तो फॉर्म 15 के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो बीइंग प्रोफेशनल अगर मैं ये बात करूं आपको कि आप वेट मत कीजिए कंपनीज की कि कंपनी आपको बताएंगी कि जी हमारा ये वाला फॉर्म फाइल करना जो है अभी पेंडिंग है। जिन कंपनियों से आप खुद बीइंग प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप उसके लिए R&D कीजिए और आप उस पर फाइंड आउट कीजिए कि किस किस चीज़ में आपकी कहाँ कहाँ पे फॉर्म फाइलिंग अभी पेंडिंग है। एक और ख़ास बात है कि काफ़ी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है
कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ जो कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड फॉर्म्स हैं सिर्फ उनके लिए हैं, और जो 1956 के फॉर्म हैं उसके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स काफ़ी फॉर्म ऐसे हैं कंपनीज एक्ट 1956 के भी जो स्कीम में कवर किए गए हैं। बेसिकली सबसे पहले आपके एनुअल फाइलिंग फॉर्म है। अगर आपकी एनुअल फाइलिंग पुराने एक्ट की भी पेंडिंग है, आप लोगों को याद होगा जब हमें 2014 की भी बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती थी, तो वो आज भी AOC 4 और MGT 7 के थ्रू फाइल नहीं हो सकती। उसके लिए आपको 20B, 23AC, 23AC-A, 23AC XBRL, 23ACA XBRL वही वाले पुराने फॉर्म यूज करने पड़ते हैं। तो उन फॉर्म्स के लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। मैं एक बार आपको फॉर्म बता देता हूँ। 20B इज़ फॉर एनुअल रिटर्न, 23AC is for the filing of balance sheet, 23AC XBRL is for the filing of XBRL of that period, and Form 66 is for the compliance certificate। आपका अगर कोई compliance certificate भी पेंडिंग है, आपने लिया हुआ है, आपकी कंपनी की फाइल में लगा हुआ है, बट आपने उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल नहीं किया, तो यू कैन ईजिली फाइल इट और आप इसका बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस लिस्ट ऑफ फॉर्म्स कि कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं। कुछ और भी फॉर्म्स हैं इसमें, बट मेनली फॉर्म मैंने आपको कवर कर दिए हैं जिन फॉर्म्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक फॉर्म और है फ्रेंड्स की, अगर आपने इंटीमेशन का फॉर्म आपने फाइल नहीं किया है, आपने लाइसेंस सरेंडर करने का अभी तक फॉर्म फाइल नहीं किया है सेक्शन 8 कंपनी का, तो आप उस फॉर्म का भी बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। अब ये जब स्कीम हमारी 30 सितंबर को ओवर हो जाएगी और लेटर से आपने सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए हैं, एक स्कीम का जो सबसे गोल्डन बेनिफिट है वो है आपको इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट लेना कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमें कैसे लेना पड़ेगा? मेरे अकॉर्डिंग अगर हम पिछली स्कीमों को ध्यान में रखें तो कंसर्न मिनिस्ट्री बिल्कुल एक फॉर्म निकालेगी। उस फॉर्म के अंदर कंटेंट्स होंगे कि इस स्कीम में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट का डिटेल विद कंसर्न SRN नंबर हमें उसमें फिल करना होगा और हमें स्कीम के ओवर होने के बाद उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट वो फॉर्म कब निकालती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये स्कीम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स वो सारी की सारी कंपनियाँ जिनको ROC ने सेक्शन 560 ऑफ 1956 एक्ट फाइनल ऑर्डर निकाला हुआ है कि आपकी कंपनी को स्ट्राइकिंग ऑफ किया जा रहा है, आज आप उसका बेनिफिट, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कंसर्न्ड NCLT के पास और अपनी कंपनी को एक्टिव कराना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ पड़ी है और आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आपकी कंपनी का स्टेटस एक्टिव होना साइट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके स्टेटस के नीचे लिखा आ रहा है कि आपकी कंपनी का जो स्टेटस है वो स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, फाइनल ऑर्डर हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको पहले अपनी कंपनी एक्टिव करवानी ही करवानी पड़ेगी। CHG1, CHG4, CHG8, CHG9 और अथोराइज कैपिटल इंक्रीज का, अगर आपकी कंपनी की अथोराइज कैपिटल आप दिखाना चाहते हैं कि जी 4-5 साल पहले ही हमने इंक्रीज कर ली थी बट हम फॉर्म फाइल करना भूल गए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरीके की प्लानिंग नहीं कर सकते, आप इस तरीके का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अगेन फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ ओनली। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमें, ताकि इस तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको कंटिन्यूसली शेयर करते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।